कुछ होगा, कुछ तो होगा, जब मैं बोलूंगा कुछ तो होगा, टूटे ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर का कायर तो टूटेगा, एक शख्स तो ऐसा होगा जो मेरे साथ मिलके बोलेगा। नमस्ते भारत। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल संवाद की स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज संवाद विद दीपक पवार में। और यह स्पेशल आज इसलिए हो जाती है जब हमारे साथ आते हैं महेश प्रताप सिंह राणा। महेश प्रताप सिंह राणा भाई साहब एक बड़ा कद रखते हैं कांग्रेस पार्टी में। उसके अलावा जब मैं इनके प्रोफाइल पे जाता हूँ तो वहां इनके फोटो के साथ में हमेशा लिखा पाता हूँ, नेता नहीं बेटा चुनी। तो वो एक भावुकता का भाव वहां से मैं जुड़ पाता हूँ। एक जिज्ञासा मेरे मन में उत्पन्न होती है कि मिला जाए, सुना जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए उसको सुनना, समझना, उससे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मेरे आग्रह को स्वीकार करने के लिए और संवाद के मंच पर आने के लिए। नमस्कार सभी दर्शकों को, और पवार जी आपका भी हार्दिक धन्यवाद जो मुझे आपके माध्यम से जनता से रूबरू होने का मौका मिलेगा। बहुत सुंदर। देखिए भाई साहब, हमारा संवाद के माध्यम से यही प्रयास है, क्योंकि आम जनता मोस्ट ऑफ टाइम जैसे इलेक्शंस होते हैं तब आप घर घर कैंपेनिंग करते ही हैं, जनता उस समय आपसे जुड़ पाती है, परंतु जनता के मन में एक नेता के प्रति बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उनके लिए संभव नहीं है रोज आपसे मिल पाना। तो ये पॉडकास्ट के माध्यम से कैसे कैसे आपका रूटीन है, कैसे आप कांग्रेस पार्टी में आए और कैसे कौन कौन से चुनाव रहे अभी तक और कैसी प्रक्रिया रही, उस बारे में विस्तार से बात करेंगे। निश्चित रूप से मैं एक बात तो सबसे पहले कहना चाहूंगा, आपने कहा नेता शब्द। पहले तो मैं बताऊं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं तो इस क्षेत्र का बेटा हूं। सुंदर। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पैदा यहाँ पे हुआ हूं, मेरा बचपन यहाँ बीता है, इन्हीं बीएचएल की सड़कों पर, शिवालिक नगर की सड़कों पर साइकिल से पैदल एक्टिविटी करते हुए, मोटरसाइकिल स्कूटर पर ही जीवन मेरा यहाँ गुजरा है। बहुत सुंदर। तो इस क्षेत्र का तो मैं कभी नेता हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बुजुर्ग आज यहाँ पे नजर आते हैं, ये मैंने उनको उनके 32 साल की उम्र, जो आज 60 साल का बूढ़ा है, मैंने उनको 32 साल की उम्र का भी देखा है, मैंने 34 साल की उम्र का भी देखा है। वो तो मेरे मार्गदर्शक हो सकते हैं, मैं उनका नेता कभी नहीं हो सकता। मैं तो उनका सदैव बेटा ही बन के रहना चाहूंगा, और मैं उसी लिए, राजनीतिक मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं तो अपने आप को एक समाज सेवक के रूप में चाहता हूं होना, परंतु राजनीति और समाज सेवा दोनों अगर एक से जोड़े तो राजनीति तब पूरक है, क्योंकि समाज सेवा भी कहीं आके हम जो अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, हाँ, वो बिना राजनीति के नहीं कर पाते, नहीं हो, संभव नहीं। उस समय फिर हमें एक व्यथा होती है दिल के अंदर, एक मायूसी होती है। उसको देखते हुए मैंने ये एजेंडा अपना तय किया कि मैं एक सार्वजनिक जीवन में एक पार्टी के साथ आऊं। बहुत सुंदर। कांग्रेस पार्टी के साथ अपना जुड़ाव कितने सालों से? मेरा कांग्रेस पार्टी के साथ अगर माने तो जुड़ाव पैदाइशी है, क्योंकि मेरे नाना जी, मेरे दादाजी, सभी लोग कांग्रेस से जुड़े रहे, मेरे फादर कांग्रेस से जुड़े रहे। यहाँ से महावीर राणा जी अंकल चुनाव लड़े, मैं तो उस टाइम बहुत छोटी उम्र का था जब वो चुनाव लड़े हैं, और मैंने पूरी सक्रियता के साथ उनके लिए काम करा। कांग्रेस की मैथोलॉजी मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि देश की आजादी का अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो वो कांग्रेस से बड़ा कुछ नहीं है। जो रॉ देश आजादी के बाद मिला, उसका विजन क्या है, जो आज हम यहाँ खड़े हैं, आज जिस प्रांगण में बैठ के हम बात कर रहे हैं या बीएचएल के कैंपस में बात कर रहे हैं, ये एक सोच थी। बिल्कुल। उस सोच का नतीजा है कि आज हम यहाँ हैं। पूरा बीएचएल हरिद्वार ही 90% बाहर से है। बिल्कुल सही बात। और ये सब इस वजह से हुआ है कि एक सोच बीएचएल और एक हमारी गंगा माता। गंगा माता के तो लोग आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, परंतु जो मंदिर कांग्रेस सरकार ने बना के दिया है बीएचएल जैसा, जिसके स्कूलों में हम पढ़े हैं, बिल्कुल सही बात है। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि बीएचएल के पढ़े हुए बच्चे, आज देश का ऐसा कोई कोना नहीं है, आर्मी क्या, एयरफोर्स क्या, नेवी क्या, बीएचएल क्या, पीएसयू क्या,
जजेस क्या, आईएएस क्या, आईपीएस क्या, इतने बड़े बड़े लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं कि आप राजनीति में भी इतने बड़े बड़े लेवल के ऊपर बैठे हैं कि जिनको लोगों को पता भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। और वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। कितने कितने बड़े एंटरप्रेन्योर बैठे हैं जिनका नाम दुनिया के अंदर है, दुनिया के वो भी इसी परिवार से। निश्चित रूप से मेरी तो वहीं से ये यात्रा शुरू हुई। उनके इलेक्शन से कांग्रेस से मोटिवेट हुआ, फिर राजीव गांधी को जीवंत देखा, उनकी क्या युवा सोच थी, जिस कंप्यूटर के बारे में और मोबाइल के बारे में आज सोचते हैं ये तब सोच के लेके आए। डॉक्टर त्रेहन जैसे काबिल डॉक्टरों को वो ये लेके आए जिन्होंने आज देश के लिए एक मील का पत्थर साबित कर रखा है मेडिकल के फील्ड में। ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो राजीव गांधी जी की सोच से आए। बिल्कुल सही बात। दुर्भाग्य था हमारा कि वो लंबे समय हम लोगों को अपनी सेवाएं नहीं दे पाए। सही बात। अन्यथा वो ही प्योरली एक जेंटलमैन पॉलिटिशियन, मैं तो उनको पॉलिटिशियन कहूंगा नहीं, वो थोड़े जेंटलमैन थे जिन्हें अपनी कमियां भी जो पार्टी की थी वो खुल के बोली। उन्हीं के पच्चीनों पे मैं चलता हूं। अगर मुझे लगता है कि मेरी पार्टी कहीं कुछ गलत कर रही है तो मैं भी मुखर होकर बोलता हूं। बिल्कुल सही बात है। और अगर नहीं बोलेंगे तो फिर हमारे तालीम का और उनके जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनको फॉलो करने का फिर कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। मूक दर्शक बन के नहीं बैठ सकते। बिल्कुल सही बात। तो वो लेकर स्टार्ट किया। मैं एनआईएसयू में रहा, केंद्रीय विद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ अपने समय का। उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गया, स्टूडेंट सीनेट में, वहां भी मुझे सेक्रेटरी बन के काम करने का मौका मिला। वहां भी अच्छी राजनीति की। एमए सोशल वर्क किया, बीएससी का मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट था, एमएसडब्ल्यू किया, एमबीए किया, एलएलबी किया। कुछ समय ये सारी जब डिग्री की आप बात करते हैं मुझे याद आता है मेरा निवास इंद्रलोक में जी। तो इंद्रलोक मेरे निवास के बिल्कुल सामने आपका कैटलॉग लगा हुआ था। ये जब भी इस बार के शिवालिक नगर पालिका चुनाव हो रहे तो उसमें एक लंबी लिस्ट मैंने जब देखी तो मतलब एक उत्साह है अंदर से कि ऐसा शिक्षित उम्मीदवार अगर जनता को मिले तो मतलब उसमें सारी डिग्री आपकी मेंशन थी उसमें भी जी। तो एक शिक्षित उम्मीदवार मिलना जनता का सौभाग्य है। वो क्या कारण रहे उस निश्चित रूप से मैं उस बात पे भी हम जाएंगे वापस। मैं आपको वापस आपकी बात पे लाता हूँ जी। तो वो किया, स्पोर्ट्समैन रहा, मैं एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर रहा हूँ। रिपब्लिक डे लगाई है मैंने परेड, आरडी 26 जनवरी, सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ एनसीसी का। एक्सपीडिशन कॉमेट किया है मैंने, आर्मी के साथ ट्रैकिंग की है, पैराशूट ट्रेनिंग की है, बेस्ट शूटर रहा हूँ अपने समय का। उसके बाद 2 बार मैंने साइकिलिंग की है। जब उत्तराखंड में भूकंप आया था उत्तरकाशी में तो हमने 5 स्टेट 1800 किलोमीटर साइकिल चलाकर पूरे देश को अवेयर किया था। और सबसे हमने ड्राफ्ट के रूप में एक राशि लेके डीएम उत्तरकाशी को उस टाइम दी थी। उसको बाद लेके रोटरी के बैनर पे, हम उस टाइम रोटरी क्लब में था, उसके बैनर पे फिर सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर 1800 किलोमीटर की फिर साइकिलिंग की दोबारा 94 में। उसमें भी हमने 5 स्टेट कवर की थी। 18 दिन का हमारा होता था, 100 किलोमीटर पर डे चलाते थे। तो एक भावना थी कि भाई इस जिस समाज में हम रह रहे हैं कम से कम उसको कुछ ना कुछ तो हम पॉजिटिव दें, क्योंकि अन्यथा एक प्रकृति का नियम है, अगर आप अच्छा दोगे तो अच्छा ही उगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो वही हमें मन में था, एक व्यथा थी कि भाई अपने क्षेत्र में, और राजनीति भी करने का यही महत्व आया कि जब अपने क्षेत्र में बैठे हैं, अपने शहर में बैठे हैं, और जब व्यथा होती थी, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ होती थी? सबसे बड़ी दिक्कत होती थी शिवालिक नगर को लेके। जब छोटे से काम के लिए हम जाते थे, मंत्री अपने हरीश रावत जी, माननीय हरीश रावत जी जब हमारे केंद्रीय मंत्री थे, हम जाते थे उनके पास सड़क के लिए, किसी नाली की सफाई के लिए, बड़ा दुख होता था। क्यों होता था? क्योंकि हमारी ग्राम नगर पालिका ही नहीं थी जी। ना ये नगर पालिका में था, ना ये ग्राम पंचायत में क्षेत्र था, ये एकदम बिल्कुल अनाथ पड़ा हुआ था। हमने बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिरकार माननीय हरीश रावत जी के साथ बैठे, वो भी दूरदृष्टि वाले नेता हैं। मैं तो मंच के माध्यम से आज भी कह रहे हैं कि बीजेपी में भी उनसे बड़ा नेता नहीं है। जो उनकी सोच है, जो उनका उत्तराखंड के प्रति विजन है, उन व्यक्ति से जब हमने बात करी कि नगर पालिका से, तो एक बार तो इतना फेटअप होते थे कि हमें अपना 9 मूर्ति लेन, अपना जो मंत्री काल का होता था, उसमें देखते ही शिवालिक नगर पालिका जिंदाबाद, शिवालिक नगर पालिका जिंदाबाद कहने लगते थे। मगर जी इन बातों से काम नहीं चलेगा, आप बनवाइए, नगर पालिका चाहिए। अंततः वो दिन आया कि
हमने जब कहा कि भाई हम भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं, अन्यथा आप इसकी घोषित करो। माननीय बहुगुणा जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, तो मना भी किया कि नहीं भाई अपनी सरकार के विरोध में ना बैठो। मैंने कहा हमारे पास और क्या चारा है, हमारे क्षेत्र में तबाही हो रखी है और इसका क्या इलाज हो सकता है। हम बैठे एक सांकेतिक उसमें, खैर वो आए और उसको घोषणा करके गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, बहुगुणा जी का, उनके प्रयास से ये नगर पालिका क्रियान्वित हो पाई। अब नगर पालिका की बात आएगी है तो नगर पालिका की बात करते, जब नगर पालिका शिवालिक नगर का गठन हुआ और जब प्रथम चुनाव आए तो तभी भी प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की तरफ से आप ही दावेदार, जी बिल्कुल। मतलब दावेदार के प्रत्याशी आप ही थे जी। तो जब हम इतने समय से, और शिवालिक नगर में कांग्रेस पार्टी का पहले से अच्छा होल्ड रहा है, तो वो क्या कारण रहे कि हम उस दौरान भी सीट नहीं निकाल पाए? एक्चुअल में मैं थोड़ा सा इसको ना एक उसमें लेना चाहूंगा कि जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं जी, उनकी जो विचारधारा है वो हमारी विचारधारा के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रही है। ठीक है, हमारी क्या विचारधारा है? हमारी विचारधारा है, जो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो देश के संविधान के डीएनए से मैच करती है। ठीक है, हमारा मूल मंत्र है सबका समग्र विकास, ना कोई जाति ना धर्म। जो हमारी मूल संविधान की धाराएं हैं, जो हमें अधिकार देती हैं, कांग्रेस उसको प्रहरी के रूप में आगे क्रियान्वित करती है। तो वो भी तो बोलते हैं यहाँ सबका साथ सबका बोलना विकास। और होना, बोलना और होने में बहुत अंतर होता है। आज अगर सबका साथ सबका विकास हो रहा होता तो पिछली बार के चेयरमैन साहब भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। ये मैं नहीं, ये बीजेपी के भी किसी आदमी से आप पूछ सकते हैं। हाँ, उनकी इंक्वायरी है, उनकी इंक्वायरी है, वो चल रही है। किन कारणों से दबी हुई है ये जो सत्ता में बैठे हैं ये ज्यादा बता सकते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार का खेल मैं है, बताता हूँ, जो आपने जो बात कही थी कि हारे क्यों हम, मैं उसको पहले क्लियर करूं। क्या होता है कि जब एक इलेक्शन का एक मोड बना होता है, लोकसभा से, विधानसभा से और लेके नगर पालिका तक, ठीक है, एक ट्रेंड बना हुआ है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी को लोग फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल। हम अपनी बात बताना चाह रहे हैं, परंतु लेनिन ने एक बात कही थी, मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं हो रहा है। लेनिन ने कहा था कि अगर एक दशक राज करना हो तो समाज में जाति का जहर घोल दो, और अगर कई दशक राज करना है तो धर्म का घोल दो। तो इस टाइम तो वो खुला हुआ है, परंतु उससे मुखर होकर इस बार शिवालिक नगर के लोगों ने ये जागरूकता का, अपनी पढ़ाई लिखाई का, अपनी दूरगामी दृष्टि का जो परिचय दिया है, उन्होंने पार्टी से मुखर होकर एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को आगे बढ़ाने में पूरा पूरा योगदान दिया है। यहां से जिता के भेजा है, 12 के 12 वार्ड तक मैं जीता हूं। 13वें वार्ड में जैसे एंट्री करी चुनाव की, रोक दिए जाते हैं, चुनाव गिनती रोक दी जाती है, सारे हमारे मतगणना एजेंटों को बाहर कर दिया जाता है। आधे घंटे के लिए मुझे भी अपने कमरे में आरओ साहब ने बुला लिया। उसके बाद हमारे बक्से खुले पड़े हैं, चौपट बिल्कुल। क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या नहीं गड़बड़ कर रहे हैं, इन्होंने कुल मिलाकर जब गिनती शुरू करी तो 9 सीटों के 9 बूथ टेबल थी, वहां 9 टेबलों में 7 में हराने का काम मेरे को किया। उन 7 से ही पूरी नगर पालिका का सिनेरियो बदल दिया, खेल हो गया, सारा खेला हो गया। और उस खेले को लेकर मुझे तो सिर्फ इतनी व्यथा हुई कि लोगों का जो मैं काम कर सकता था वो नहीं कर पाऊंगा, वो लाचार हो गया। परंतु मुझे वो समय भी याद है कि जिन लोगों ने भावना से जुड़कर, मैं 10 बजे अपने ऑफिस पे आया था रात को काउंटिंग सेंटर से, 3 बजे तक वो बच्चे, वो महिलाएं जिन्हें मैं नहीं भी जानता था, जो उन्होंने वोट दिया, दिल से जुड़कर, उनके आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं एक वाकया शेयर करना चाहूंगा। जब काउंटिंग उस दिन चल रही थी तो उस दिन क्या था, मुझे कहीं जाना पड़ा, तो मुझे जाना था भगवानपुर, और रात के कम से कम मुझे 9:30-10 का ही टाइम था। तो मैं मेडिकल स्टोर पे था शिवालिक नगर चौक पे, तो मुझे एक टैबलेट लेनी थी बस। तो वहां कुछ लोग इकट्ठा थे, तो तब तक ये बात थी कि भाई साहब आगे चल रहे हैं। और जब मैं भगवानपुर जाके आया, वापस आया, तो फिर परिणाम सबके सामने ही है।
तो मतलब वहां पे जो युवा थे मेडिकल स्टोर पे, जो वहां पे एक दो मेडिकल स्टोर हैं, और लगभग 800 लोग थे, और जो मतलब रिजल्ट्स के परिणाम को पूरे इंटरेस्ट के साथ सुन रहे थे। तो वहां तक तो मुझे भी है कि वहां तक तो हुआ, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। और फिर जब वापस आने पे जब परिणाम जाने फेसबुक के माध्यम से, तो वो परिणाम अब क्या कर अब सकते ये हैं। उसमें जो 7 टेबल में जो इन्होंने गड़बड़ की है, उसको मैंने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। अच्छा। उन्होंने मेरे से वहां कहा कि भाई इसके ऊपर साइन करो रिजल्ट के ऊपर, तो मैंने कहा नो, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं और मैं साइन। इसको साइन नहीं करूंगा। बाद में क्या निर्णय होता है वो होगा। और मैं अध्यक्ष जी से भी कह के आया हूँ कि भाई बधाई आपको, इन प्रकरण जैसे भी जीते हो, अगर मौका मिलता है तो जनता का काम ईमानदारी से करना। जनता काम तो ईमानदारी से चल रहा है। बस अब ऐसा काम चल रहा है ईमानदारी से कि एक बोर्ड बैठक भी हुई है, वो भी कंट्रोवर्सी में हुई है। कि अद्भुत है ये, मतलब एक नई नगर पालिका के लिए दूसरा सेशन ये चल रहा है, और जिसका विवाद पीछा ही नहीं छोड़ता है। और ये देखो कि आपकी नगर पालिका, एक बात बताऊं भाई साहब, बहुत अच्छी नगर पालिका है, रोज अखबारों में बनी रहती है ऐसी बहाने। मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से अब अखबार में बने, अगर अखबार में इस तरह बनती ना कि बुजुर्गों के लिए अच्छा काम हुआ है, जो बंदर से महिलाएं पकड़ी जाती हैं, बंदर काटते हैं, वो नहीं हुआ है, पेड़ लगे हैं, नालियों की सफाई हो रही है, अगर अच्छी बात कोई आए नगर पालिका की, उसे मैं भी प्रेस करूंगा। पर मेरी नगर पालिका जो है, वो चीज बदनामी जो अखबार में होती है, पूरा देश देखता है उसको, वो एक अच्छा मैसेज नहीं है। कहाँ हम संभ्रांत समाज में रह रहे हैं। बीएचएल में एक से एक एग्जीक्यूटिव व्यक्ति रह रहा है जी। शिवालिक नगर में, एक से एक ऐसा व्यक्ति रह रहा है जिसकी देश की जीडीपी में योगदान रहा है बीएचएल के माध्यम से जब वो जॉब करता था। आज वो व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, हम लोगों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली उठती है। अगर किसी को ना पता हो कि महेश प्रताप सिंह राणा है, तो वो भी कहेगा नगर पालिका क्षेत्र का आदमी कि यार वो तो भ्रष्ट नगर पालिका है। ये जो टैग है, ये इससे दुख जो होता आपकी आंखों में है, ये जो दुख होता जनता के प्रति है। दुख और स्नेह मैं देख पा रहा हूँ, एक अद्भुत, मतलब महेश प्रताप सिंह राणा क्षत्रिय, और उसकी जब वो जनता की बात करते हैं तो जो आंखों में भावुकता है, ये वाकई जो आपका फेसबुक पे डीपी है, नेता नहीं बेटा, वो बिल्कुल भाव से मिलती जुलती है। क्योंकि एक, जब आपने प्रयास किया हो जनता के लिए, आप दिन रात मेहनत करके, तो फिर दुख होता है कि देखो, चीजें। मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाया। मैंने कोई नगर पालिका के अंदर एक भी ऐसी बात नहीं की। मेरा तो शुरू से ये होता था कि भाई सबसे पहले तो, चूंकि बीजेपी माइंडेड लोग ज्यादा थे, मैं पिछले कई समय से देखता आ रहा हूं, मेरा सीधे यही होता था कि देखिए ये नगर पालिका एक छोटी सी नगर पालिका है, इसमें अगर मैं चुनाव कांग्रेस के सिंबल पे जीतता हूं तो ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पे कोई फर्क पड़ सही रहा है, बात है, सही बात है। और ना माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री कुर्सी जी पर फर्क पड़ रहा है। इन स्पाइट विधायक जी की कुर्सी पे भी कोई फर्क कोई नहीं पड़ फर्क रहा नहीं है। पड़ रहा, निश्चित रूप से। फर्क पड़ रहा है हम लोगों के आम जन जीवन के ऊपर। जब दिक्कत होती है कि हमारे पास फोन आता है 9 बजे सुबह ही कि बेटा बंदर ने काट लिया है, कुछ करो। जब रात को फोन आता है कि जी हमारे पड़ोस में मर्डर हो गया है, सोते हुए को मार दिया है बूढ़े बुजुर्गों को, कुछ करो। जब आता है किसी का फोन कि जी नाली में हमारे कुत्ता मरा पड़ा है, बदबू आ रही है, बड़ा हृदय रोता है उस समय कि हम इतना सा काम भी सरकार के काम के माध्यम से, जिस मूल भावना को लेकर नगर पालिका बनवाई गई थी, जब उसका ही काम नहीं हो रहा है, तो फिर तो इससे तो बढ़िया वही समय था। हम रो धो के सांसद महोदय, विधायक महोदय किसी से भी पीछे पड़ पड़ा के सड़क नाली सफाई, 35 लाख का तो सीवरेज का काम लिया था माननीय मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी जब थे। शिवालिक नगर में इतनी बुरी हालत थी, एक क्लस्टर के कुछ मकानों में सीवर बैक मारता था। जब हम उनके चुनाव में घूमे तब लोगों ने कंप्लेंट करी, तो हमने कहा कि चलो हमारे अगर हाथ में ताकत है तो करेंगे। विधायक तो हमारा नहीं बन पाया, पर हमारे मुख्यमंत्री बन गए। हमने उनसे कह के करवाया, तो 35 लाख रुपए का बजट था जो उन्होंने अपनी ग्रांट से यहाँ सफाई के लिए दिया।
इन चीजों को देखते हुए हमें बड़ा दुख हो रहा है कि इससे तो बढ़िया वही समय था, कम से कम घूसखोरी, बेईमानी, लाचारी तो नहीं, जनता के, ईमानदारी के, टैक्स पेयर के पैसे की जिस तरह की लूट, मुझे नहीं लगता है कि देश के इतिहास के अंदर खुलेआम हुई होगी। चोरी छुपे हो रही है, पकड़े भी जा रहे हैं लोग, परंतु जो लूट इस समय यहाँ हो रही है, बिजली की लाइटें, मैं तो अपने चुनाव के दौरान भी कहता इतने खंभे नहीं है जितनी लाइटें आ गई हैं। आज अखबार के माध्यम से आपको पढ़ने को मिला, मेरे पुराने जितने भी अपना इलेक्शन के दौरान कैंपेनिंग के वीडियोस होंगे आप उनमें देखना, मेरा मुद्दा ये रहता था, बिल्कुल सही बात। लाइटों की क्या कीमत है, नगर निगम हरिद्वार में वही लाइट खरीदी जा रही है, यहाँ 3 गुना रेट में आ रही है। भाई ऐसे कौन सा है, जबकि ब्रांड सेम, वोल्ट सेम, कंपनी सेम, तो शिवालिक नगर आते आते ऐसे कौन से माध्यम से आ रही है, S4 में आ रही है क्या अमेरिका के में, उतने का भी खर्चा नहीं होगा, यहाँ आने में तो 3 गुना कीमत बढ़ रही है। तो भाई साहब खर्चा बोर्ड बैनर पे तो बहुत हो रहा है, बोर्ड बैनर पे तो बहुत खर्चा हो रहा है, बोर्ड बैनर पे तो ऐसा खर्चा हो रहा है कि इसमें तो BHL को भी लिप्त कर दिया इन्होंने भ्रष्टाचार में। BHL के अंदर यूनिफॉर्म लगा के रहे हैं नगर पालिका ने, एक दो भ्रष्ट अधिकारियों, एक दो नेताओं के माध्यम से मिलके, अब वो लगा तो दिए, अब लगा दिए तो अब जब इंक्वायरी हो रही तो उसमें फंस रहे हैं, BHL भी उखाड़ रही है उनको। मतलब इतने दिन तक, 5-6 साल तक अवैध तरीके से उसकी कमाई कौन खा रहा था भाई, ये बताइए। मतलब कुल मिलाकर कोई तो एंगल छोड़, कहीं तो छोड़ दो, कहीं तो छोड़ दो। आप लाइटों में पैसे, सड़कों में पैसे, नालियों में पैसे, सफाई में पैसे, कोरोना के टाइम में दवाई, कोरोना के सैनिटाइजर में पैसे, सर्दियों में अलाव में पैसे खा रहे हो आप सफाई कर्मचारी कितने रखे हैं, कितने, और उससे बड़ा भ्रष्टाचार देखो सबके नाक के नीचे हो रहा है। सफाई कर्मचारी आते हैं, कूड़ा उठाते हैं, जबकि कूड़े के भी पैसे मिलते हैं, कूड़ा पैसा होता है, अच्छा। कूड़ा बिकता है, पन्नी अलग होती है, उसमें और चीजें अलग होती है, और चीजें अलग होती है, उसके भी 60-70 रुपए की रसीद देते हैं, अन्न ना जाए जब वो। बिल्कुल देते हैं। मैंने तो जब कहा था जब चुनाव में कि अगर सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले ये बदमाशी बंद करेंगे जो चोर बाजारी हो रही है, लोगों ने साथ दिया। जब सरकार ही तुली है कि हमने हराना ही है, हमने अपना आदमी गलत हो चाहे सही हो, ये ब्रिगेड कोई भी फार्मूला लगा, उन्हें जिताना ही है, तो भाई क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, तंत्र उनका, सब कुछ उनका। परंतु एक दिल में छोटी सी एक खुशी हुई है जब DM और ये सस्पेंड हुए हैं दोनों भ्रष्टाचार के, उसमें भ्रष्टाचारी कहीं भी हो वो बर्दाश्त समृद्ध समाज को नहीं करना चाहिए, और अगर करेगा तो ऐसा उदाहरण सामने आया है। ये एक अच्छा उदाहरण है जो एक्चुअल में जो ये देखिए विपक्ष के हिसाब से और देश की जनता के हिसाब से तो बहुत अच्छा उदाहरण है, परंतु सरकार के हिसाब से बहुत बर्तरसना हो रही है पूरे देश के अंदर। IAS PCS अफसर अगर किसी सरकार के, और एक बात मैं भी जानता हूं, देश के अंदर 2 है कार्यपालिका और एक अफसर पालिका, अगर दोनों नेता और अधिकारी दोनों में से एक भी ईमानदार हो, भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। गलत काम लेके आते हैं अधिकारी, उसको सही करके गलत को सही करते हैं, नतीजा होता है मिली भगत से जनता के पैसे की कोरी लूट होती है। मैंने तो अपने भाषण के दौरान बिल्कुल कहा है, मैं इस भ्रष्टाचार को बिल्कुल बंद करने का फार्मूला के ऊपर चल रहा था। ट्रांसपेरेंसी रखो आप, जनता के तो पैसा है, हम जैसे टैक्स मेरे को अगर मौका मिलता, मैं तो अब भी यही बात कह रहा हूँ और तब भी यही कह रहा था, मुझे मौका मिलता तो मैं तो जनता के बीच में बोलता, भाई आज 20 करोड़ रुपए आए हैं, तेरा वार्ड है, मैं ऑफिस में बिल्कुल ना बैठता, क्योंकि नगर पालिका का काम ऑफिस में नहीं है। ऑफिस का काम तो मंत्रियों का और केंद्रीय मंत्रियों का होता है, नगर पालिका के लोगों का काम तो सड़क के ऊपर है। हमने कोई योजना नहीं बनानी है, हमने कोई प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं ठीक करनी है, ना हमने देश के लिए ना प्रदेश के लिए कानून बनाना है। हमने तो जो कानून हमें दिया है, जो ग्रांट हमारे को दी है, हमें तो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करके उस पैसे को ठीक से लगाना है। मैंने तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उस टाइम भी सबसे यही कहा था कि अगर मेरे को मौका मिलता है मैं तो हर वार्ड की मीटिंग करूंगा, वार्ड में आके महीने में एक वार्ड में मीटिंग होगी, और उसके बाद एक कंबाइंड मीटिंग होगी कि भाई आज 20 करोड़ रुपए आए हैं, भैया अपने वार्ड की बना लो
प्रायोरिटी, हम्म, जो प्रायोरिटी है उसके हिसाब से खर्च कर लो पैसा। सही बात है। ओपन पैसा, जनता को पता होना चाहिए इतना पैसा आया है, इस काम के लिए इतना पैसा लगा है, मैं बीच में जनता के पैसे का दलाल क्यों बनूं? सही बात अगर मुझे मॉनिटरिंग की ताकत, चेयरमैन क्या है, मॉनिटरिंग के लिए है। है, सही बात है। चेयरमैन का क्या मतलब है कि जी ये पास करूंगा, मैं वो पास करूंगा? अरे वो कोई जज या जुडिशरी का वो बैठा है क्या? वो राजा बन गया क्या? वो भविष्य लिखेगा? नो। नगर पालिका के चाहे सभासद हो चाहे चेयरमैन हो, वो एक मॉनिटरिंग करेंगे कि जो सरकार ने टैक्स पेयर का पैसा नगर पालिका के रूप में नगर पालिका के लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए भेजा है, उसमें कोई गड़बड़ ना होके ईमानदारी से वो लग जाएगा। लग जाए, बहुत सुंदर। ये विजन लेके मैं चल रहा था, परंतु अब क्या गए हैं, सब सब कई बार व्यथित होते हैं, लाचार हो जाते हैं, बड़ा दुख होता है जब छोटी सी समस्या है, किसी के घर के आगे पेड़ खड़ा हुआ है, पेड़ गिरा हो रहा है, वो बेचारे डर रहे हैं कि जी कहीं कोई घटना ना घट जाए, किसी के घर पे ना गिर जाए, कोई मर ना जाए। नगर पालिका के फोन करते जी हमारी तो पावर ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो फिर उस समय बड़ा अंदर से दिल रोता है कि यार इतना सा काम भी हम लोगों के लिए नहीं करा पा रहे हैं, तो क्या फायदा है उसका? क्या मुंह लेके जाएंगे? क्या मुंह लेके जाए? हमें तो दुख होता है इस चीजों को लेके। ऊपर से भ्रष्टाचार का कहीं कहीं तो आप हद छोड़ो, कहीं तो शर्मा जाओ। आप सार्वजनिक जीवन में है तो आपको लोक लाज से, मैं इतना एक समझता हूं कि राज जो है ना वो लोक लाज से चलता है। बिल्कुल सही बात है। अगर लोक लाज ही आपने छोड़ दिया ना तो आप नहीं राज कर पाएंगे। सही बात। राज का मेरा मतलब है कि आप उस चीज को नहीं संभाल पाएंगे। एक लोक लाज होती है, मेरे को डर होना चाहिए जनता कि भाई अगर मैं नगर पालिका में बैठा हूं कोई गड़बड़ करूंगा तो यार बदनामी हो जाएगी मेरे मेरे खानदान की, मेरे परिवार की। वो लोक लाज है। हम्म, अगर वो हृदय में से निकल गई तो आप समझ लिए फिर तो आदमी बेशर्म हो गया। चलिए, नगर पालिका की हमने काफी बात कर ली, भविष्य की बात करते हैं। 2027 आ रहा है। देखो, ना तो मैं ज्योतिष हूँ और ना मैं एस्ट्रोलॉजी मानता हूँ, मैं तो कर्म में विश्वास रखता हूँ। अपना कर्म कर रहा हूँ, जनता से जो जुड़े हैं, जो मुद्दे हैं, जनता की जो तनिक बहुत सेवा करने की कोशिश करता हूँ, उससे जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी वो कमर कस चुकी वो है मैं करता। 2027 के नहीं, लिए। देखो जी, वो हमारी तो तैयारी पूरी है। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी है। बस मैं यही। कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही, एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं अपनी पार्टी को यहाँ बढ़त दिलाऊं, अपनी पार्टी को यहाँ जीत दिलाऊं, कम से कम लोगों के बीच में इन बातों को तो उजागर करूं कि एक बार आप मौका दे के देखो। मेरा सच बताऊं तो मेरा एक बार ये दिल से था कि एक बार ये मौका दे तो मैं एक ऐसा इतिहास बना के जाता जो लोग याद करते हैं। कोई बात नहीं, कई जो बार आज कांग्रेस को जो कहीं किन्हीं कमियों के कारण जो गलत वो कर रहे हैं, मैं उस चीज को बदल देता। लोग ये कहते हैं नहीं, आदमी को देखो, पार्टी को छोड़ो, जो आदमी जनता के साथ काम कर सकता हो, जिसका विजन हो, जिसकी सोच हो, बिल्कुल सही बात उसको एक बार मौका दो। है। अद्भुत, अद्भुत, बहुत बढ़िया। और आपकी कार्यशैली और जो, क्योंकि मैं भी आपके नगर पालिका क्षेत्र का निवासी हूँ, जी, कहीं बाहर से नहीं हूँ, तो जो चीजें यहाँ पे चलती हैं निश्चित रूप से मैं भी उसका हिस्सा हूँ, है नेचुरल ना? है और बिल्कुल। मैं भी भुगत भोगी हूँ, वो बिल्कुल है। भाई बंदर काटेगा वो तो कोई ये थोड़े देखेगा कि आप पत्रकार है या वो नेताजी है, वो तो उनके लिए तो सारे एक सब जैसे हैं। सब सब वो तो किसी को भी काट लेगा, किसी की माँ बहन को काट लेगा, क्या कर लोगे आप? गाय चल रही है, पशु चल रहे हैं सड़क के ऊपर, किसी को टक्कर मार देंगे, देख के थोड़े मारेंगे, तो जो आगे आएगा उसको मार देंगे। बिल्कुल सही बात है। इन छोटी छोटी चीजों को देखते हुए बड़ा कई बार दुख होता है कि ये नहीं कर पा रहे हैं हम, और ये कब कर पाएंगे? 5 साल पहले हम रोते रहे कि 5 साल हम लेट हो गए, और अब ये 5 साल और हो गए। अब कब कोर्ट का फैसला आता है? एक बात मैं पक्का जानता हूं कि कोर्ट का फैसला निश्चित रूप से आपके पक्ष में आएगा। पक्ष में आएगा। पक्ष में इसलिए आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं हेरा फेरी हुई है। कहीं देखिए कि जब हम धरातल पे कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से वो आत्मविश्वास बोलता है, क्योंकि जब हमने धरातल पे ग्राउंड का, आप तो वरिष्ठ वरिष्ठ नेता रहे हैं और कांग्रेस के साथ में साथ जुड़े, उतने सारे इलेक्शनों का आपको अनुभव है।
आपका तो काउंटिंग पैटर्न कागज पे हो जाता है कि यार हमारा वोट इतना है, वहां से इतना है। सच्चाई यही है। चुनाव लड़ने का फार्मूला ये है कि पहले आप कागज पे अगर जीत रहे हो तो ही आप जीत सकते हो। बिल्कुल सही बात मैं कागज पे भी जीता हूँ। मुझे पता है कि इस बूथ से इतना वोट निकलना है, इस बूथ से इतना निकलना है, और उतना ही निकले हैं। क्यों उन 7 बूथों में ही फेरबदल हुआ है? अच्छा, आप बात कर रहे हैं बूथ नंबर, आप बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 13 की। 13 की। पर जब हम बात करते हैं वार्ड नंबर 13 में, हाँ। एक आपके द्वारा आयोजन किया गया हाँ। जिसमें उत्तराखंड के लोक गायक हाँ। नरेंद्र नेगी जी आते हैं। दादा नरेंद्र सिंह नेगी जी आए। नरेंद्र सिंह नेगी जी आते हैं, और वो जो हजूम देखने को मिलता है वो अद्भुत था। उसमें एक चीज और है, दादा नरेंद्र सिंह एक ऐसी शख्सियत है प्रदेश के अंदर जो एक ईमानदारी का जीवंत उदाहरण है। निश्चित रूप से, वो निश्चित। ना डरते, अपनी बात मुखर रखते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। मेरा परिचय काफी समय से था उनका। इत्तेफाक से उनका शो हुआ ऋषिकेश, मुझे भी ध्यान आया तो मैंने तो नमस्ते के लिए उन्हें, क्या क्या मुझे पता है तू इलेक्शन लड़ रहा है। मैं कहा मेरी कुछ मदद करो इसमें। कह रहे क्या मदद करूं बता, मैं तो कोई नेता हूं नहीं, मेरा तो वोट भी नहीं है। मैंने कहा एक आ जाओ, शो के माध्यम से जनता को जागरूक करो। कह रहा नहीं, मैं जानता हूं तो ईमानदार है, और मेरे को भी खुशी होगी, मैं समय देखता हूं क्या कर पाऊंगा, क्या समय वो ये सरकार करने देगी, परमिशन मिल जाएगी, मगर कोशिश करेंगे। और मैंने कहा फिर परमिशन का आपको क्या डर है, आपने तो अपनी बात सच्चाई रखनी है, एक आदमी के थ्रू ही रख देंगे, उसमें क्या है। संजोग बना, आशीर्वाद देने के लिए आए, कभी मंच से नहीं कहते कि इसको वोट दो, परंतु मेरा पिछला इतिहास देखकर, वर्तमान देखकर उन्होंने वहां से अपील भी की थी और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। मुझे दुख इस बात का है कि वो करने के बाद भी उस वार्ड से मुझे हेरा फेरी से हराया है। क्या उत्तराखंडियत उन्हें, जिन्होंने गड़बड़ की है, क्या माफ करेगी कभी? जिसने चोरी की है उसको तो पता है ना। हाँ, उसको तो पता है। बिल्कुल। तो क्या नरेंद्र दादा जैसे व्यक्ति जिन्होंने अपील की थी, क्या उनकी अपील को भी मिथ्या साबित कर दिया? जिन्होंने अपना पूरा जीवन उत्तराखंड को जगाने में लगा दिया। निश्चित रूप से। तो मैं इन चीजों का कई बार बड़ा अजीब सा असमंजस की, पशुपेश की स्थिति बन जाती है कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है। अगर मैं जीत रहा था, अगर गड़बड़ करके ना हराते, इस नगर पालिका में अच्छा काम करने से किसका नुकसान हो रहा था? प्रदेश में अगर कहीं अच्छा काम होता तो ये तो सरकार के साथ भी जुड़ता कि भाई केंद्र, राज्य में और केंद्र में आपकी सरकार है, अगर अच्छा काम हुआ है तो आपके माध्यम से हुआ, आप ही ने तो पैसा दिया है, जिसके माध्यम से अच्छा काम हुआ है, ईमानदारी से काम हो गया है। ये आप भी गर्व करते उस चीज को लेके। जो सच्चा राजनेता होता तो वो तो गर्व करता, वो ये थोड़े देखता कि कांग्रेस का व्यक्ति है। वो तो जनता तो सबकी है ना, और एक सबसे बड़ा, सबसे छोटी इकाई है बस। वो जो आपने बात कही वो एक बड़ी बात है कि ना तो सीएम को फर्क पड़ रहा था, ना पीएम को फर्क पड़ रहा था, किसी को फर्क नहीं पड़ सबसे रहा, छोटी इकाई है, छोटी। और एक व्यक्ति का काम देख लो। और देखो एक और मजे की बात, ना मैं इसमें कोई पुल बना सकता था, ना मैं कोई अस्पताल बना सकता, ना कोई कॉलेज इंस्टीट्यूशन बना सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। सिर्फ क्या कर सकता था, लोगों के घर का कूड़ा ईमानदारी से उड़ जाए, नालियां साफ हो जाए। अब देखो क्या दुर्भाग्य है, बच्चे को पता है। एक शीशमहल नहीं बना सकते थे, वो करेंगे, वो भी बताऊंगा अभी मैं, उसका भी स्टोरी आपको। मैं तो एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, बच्चे को पता है कि मानसून आ रहा है इस मंथ में। समझदार आदमी भी, मैं भी किसान आदमी भी हूँ, मैं अपने खेत में जहां जहां मुझे लगता है कि यहाँ बंदे बनाने हैं या ये काम करना है, मैंने भी 1 महीना पहले करवा लिया। सही बात, मुझे पता है बरसात में ढह जाएंगे नहीं तो। बिल्कुल सही बात। तो क्या यहाँ बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग, ईओ साहब भी बैठे हैं, उनकी पूरी कार्यकारिणी बैठी है, अधिकारी बैठे हैं, क्या उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि बरसात में अगर नालियां साफ नहीं करोगे आप, ये चौक होंगी, बदबू फैलेगी, बीमारी होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो बरसात में काम होते रहे, शिलान्यास होते रहे बरसात में। अब ये शिलान्यास तो अब करे जाओ, झूठ मूठ के शिलान्यास का क्या है। अब एक शिलान्यास गली नंबर 4 में हुआ तो है, वार्ड नंबर 6 में आधा काम कर दिया, एक तरफ की नाली खोद दी, उसके बाद उसकी पेमेंट रोक दी। क्यों? क्योंकि शिलान्यास झूठ में कर दिए। शिलान्यास तो नंबर बनाने के लिए कर रहे हैं ना, जनता को ये दर्शाना चाह रहे हैं। वार्ड नंबर 13 में क्या हो रहा है,
पार्षद जी डाल देंगे, सभासद जी डाल देंगे, माननीय चेयरमैन साहब आज इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं, पहली बार हो रहा है, ये हो रहा है। अरे उद्घाटन तो कर गए, समापन तो बता दो एक आधा कि ये काम समापन हो गया हो। अधूरे काम स्टार्ट करवा देते हो आप। पहले तो उनको टेंडर के माध्यम से नहीं लाते हो आप, अपने मन के हिसाब से किसको दे दिया नहीं दिया आपका अपना मन है। देने के बाद फिर उनसे कैसे काम ले रहे हो आप? पहले ही पैसे खा जाओगे वो काम कहाँ करेंगे? 4 नंबर गली में यही हुआ, 6 नंबर वार्ड की टीडी विस्थापित हुआ, वार्ड नंबर 6 की। आधा काम हो गया, आधा उठ के भाग गए, वो ठेकेदार चले गए, बोले कि जी हमारे को पेमेंट ही नहीं, हम कहाँ से काम करें। अब जनता जो नालियों की वजह से घरों में नहीं घुस पा रही थी, अब वहां और मलबा भी पड़ गया, मलबा भी पड़ गया गिरेंगे, और बुजुर्ग गिरेंगे, चोटें खाएंगे, क्या करेंगे उनके बताओ? रैंप भी टूट गए। सब टूट गए। तो ये स्थिति देखते हुए पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं जनता के साथ भाई। कई बार ऐसा लगता है कि शायद कोई जनता से खुनस है। मैं कहता हूं चलो जनता से इस बार खुनस है कि उन्होंने नहीं जिताया उन्हें, अरे पिछली बार क्या खुनस थी भाई आपकी? पर चूंकि आपकी खुनस नहीं है, वो आपका इतिहास है भाई। मैं तो एक बात मानता हूं, करेले की कभी मिठाई नहीं बनती। मेरी इस बात में सारी बात आ जाती है। सही बात है, सही बात है। ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए व्यक्ति इसी तरह का उदाहरण देते हैं, सुबह की निश्चित रूप से करेले की मिठाई नहीं बनती। तो अब तो ये जो जनता ने, या जनता को तो मैं बिल्कुल नहीं दोषी कहूंगा इसमें, क्योंकि जनता ने तो बिल्कुल मैंडेट नहीं दिया है। अब जिन्होंने मैंडेट जबरदस्ती करके दिलवाया है, ये तो उन्हें सोचना पड़ेगा। निश्चित रूप से एक बात और है इसमें, जनता जागरूक है, जनता देख रही है, जनता समझ रही है। हाँ, उसमें क्या है, ये बेवकूफ समझ रहे हैं जनता को। बहुत बड़ा नुकसान ये झेलने वाले हैं आने वाले समय में। आने वाले समय में ये नुकसान यहाँ झेलेंगे, पक्की बात है। लेकिन जनता सब देखती है। आज की जनता वो पहले वाली जनता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जनता आज की डेट में सब देखती है और जनता परिवर्तन ला सकती है। मैं एक बात अपने पॉडकास्ट में हमेशा बोलता हूँ, ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, यहाँ पे राजा जनता है। बिल्कुल है। जनता को पूर्ण अधिकार है राजा से क्वेश्चन करने का, 100%। और जनता को पूर्ण अधिकार है एक पालिका अध्यक्ष से नहीं, एक आप प्रधानमंत्री जी से भी, पीएम से भी आप सवाल कर सकते हैं, सवाल करने का अधिकार है। बिल्कुल 100%, क्योंकि जनता ने आपको गद्दी दी है। लोकपालिका है ये। बस लोकपालिका के अंदर तो जो लोग अगर कोई भ्रम पाल ले, अब भ्रम पाल लिए कि भाई मैं हो गया, तो क्योंकि मैं तो 10 आशीष रावण नहीं संभाल पाया जी। तो बस ये है, जनता जब बदलाव करती है तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर पार्टी को भुगतना पड़ जाता है। क्योंकि क्या होगा, देखो पार्टी भी तो दोषी हो जाती है ना। हाँ, अगर हम क्या एक बात बताइए मेरे को आप, आज सूर्य भगवान है, आपके यहाँ तो धूप देंगे क्या पड़ोसी? क्या धूप नहीं जाएगी? निश्चित जाएगी। बारिश पड़ेगी, आपके यहाँ भी पड़ेगी, पड़ोसी के भी पड़ेगी ना। जब सारे लोगों को पता है, क्या ऊपर वालों को नहीं पता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त नगर पालिका? क्यों आपने 2 साल से सिटी मजिस्ट्रेट जी को नगर पालिका में जो उन्होंने लाइटों के घोटाले की लिस्ट मांगी हुई है, क्यों नहीं दे रहे आप 2 साल से? आरटीआई का तो आप मजाक उड़ा रखा है। जितनी आरटीआई लगाते हैं उनका कोई जवाब ही नहीं दिया जाता है। आरटीआई को तो हम चलो फिर भी हम वो देख के चुप हो जाते हैं कि जब अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट पीसीएस लेवल का अधिकारी, उसको ही आप नहीं दे रहे, तो फिर हम लोग की क्या होगा, तो क्या मिलेगी आम आदमी को? ये स्थिति है, क्या सुशासन है। सबसे अच्छी बात है, ये हमारे संविधान के दिए हुए राइट्स हैं आम आदमी को, 100%, है ना। और उनका जब खंडन और उनका जब दोहन होता है ना इस तरीके से, तो बड़ा एक, देखिए लंबे टाइम सत्ता एक जैसी रहना निरंकुशता लाती है। बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। निरंकुशता लाती है। कम से कम ये जनता के पास भी बहुत अच्छा मौका था कि आपके प्रधानमंत्री जी भी हैं, आपके मुख्यमंत्री जी भी हैं, आपके विधायक भी हैं, आपके सांसद भी हैं। एक छोटा सा नगर पालिका के चेयरमैन बना के कांग्रेस के आदमी को आप एक एक्सपेरिमेंट तो कर लेते। सही बात है। अरे ये तो आपके हाथ में था, गलत काम करता आपकी सरकार से इंक्वायरी करके बाहर भगाते मुझे। ईमानदारी से काम करता तो अप्रिशिएट करते आप मुझे। बड़ा दम चाहिए इतनी बात कहने के लिए। नहीं तो अगर ये लोकतंत्र तो इसीलिए बनाया गया था। लोकतंत्र की भावना तो यही है ना कि जो गलत करे उसको भेजो जेल, जो अच्छा करे उसको अप्रिशिएट करो। सही बात है। आज अगर मुख्यमंत्री जी को अच्छा काम करेंगे, मैं निश्चित रूप से उसकी प्रेज करूंगा। मैं कांग्रेस या बीजेपी के चश्मे से नहीं देख रहा हूँ। बात वो नहीं है। प्रधानमंत्री जी को अच्छा काम करेंगे, मैं निश्चित रूप से उसकी वो करूंगा, खुशी जाहिर करूंगा कि बहुत अच्छा काम किया।
और ऐसा उसमें नहीं क्या है, बात है, सरकार में निरंतर अच्छे काम हो भी रहे हैं, हो भी ऐसा रहे नहीं हैं, है। जो हो रहे हैं तो उनके लिए प्रेस भी की जाती है। बिल्कुल सही बात है। परंतु हमें तो पहले ही लेवल पे ऐसा डंक मारा गया कि हम क्या अच्छा ही कह देंगे। सही बात एक छोटी सी नगर पालिका में आप रोड शो कर रहे हो, इतने बड़े आप राजा हो, जनता आपको फॉलो कर रही है, मुख्यमंत्री हैं आप, छोटी सी नगर पालिका में आप आके, क्या है, इसमें शब्द भी नहीं है मेरे पास तो। चलिए, उनकी कार्य प्रणाली है, उनका तरीका है प्रचार का, वो सबका अपना भिन्न रहता ही है। बाकी आज हमने बहुत विस्तार रूप से आपके विचारों को जाना, और मेरा ये प्रथम आपसे मेरा, मैं तो ये बोलूंगा, सौभाग्य रहा कि हम लोग मिले, इस विषय पे हमने बहुत सारी बातें की, क्योंकि मैं चाहता था कि एक संवाद के माध्यम से जब हम बात करते हैं, एक निष्पक्ष एक प्लेटफॉर्म बनाने का, तो उस प्लेटफॉर्म का मतलब है उसमें सबका साथ, सब आने चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में जो मेरे पहले के लोग जो जुड़े हुए हैं संवाद के साथ, उनको भी आपको जानना चाहिए, मुझे भी आपको जानना था। तो इसीलिए हमने संवाद की स्थापना की, एक प्लेटफॉर्म ये बनाया, राजनीति से थोड़ा हटके है, पर यह विचारों का संवाद, कि एक्चुअल में हमें विचारों के बारे में पता बिल्कुल लगे। ठीक बात है। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए, मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करूंगा, आपका भी धन्यवाद करूंगा। कम से कम आप इतना टाइम निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से जो रॉ है व्यक्ति के अंदर, वो निकल के बाहर आता है। जो फैब्रिकेट किया होता है या जो दोगलई बातें होती हैं, वो सामने आ जाती है इतने बड़े भाषण में। इसीलिए मेरे पॉडकास्ट में तो ये अच्छा क्वेश्चन कदम है आंसर वाला आपका। कॉन्सेप्ट नहीं रखा है। नहीं, ठीक है, हमने बढ़िया है। विचारों का, क्योंकि मैं हाँ, ये मानता हूँ कि विचारों का संवाद जब होता है ना, तो वो निष्पक्ष होना चाहिए और वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसी रूप में हम बात करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पुनः। तो जैसा धन्यवाद मैं आप सबका। मैं हमेशा बोलता हूँ कि खुद जुड़े रहिए पॉजिटिव विचारों से, और अपने बच्चों को जोड़ के रखिए संस्कारों से। तो आज आज हमारे साथ थे महेश प्रताप राणा जी इस संवाद में, और अगले संवाद में किसी एक और नए मेहमान के साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते भारत।